Hello everyone, I welcome you all for the 13th lecture of Animal Ecology. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं हम इस तरीके से जो पढ़ रहे हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑफ द लेक्चर में दिए रहते हैं. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर मेरे ब्लॉग पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं, या फिर ये LMS के थ्रू भी हम डिस्कशन फोरम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 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 कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि जैसे आपके लिए ये तरीका नया है पढ़ने का, मेरे लिए भी नया तरीका है पढ़ाने का. तो मुझे जानने में बहुत आसानी होगी अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो अब तक के लिए हमने पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. वी हैड सीन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस यूनिट. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर इन दिस यूनिट एंड वी विल सी टुडे द ग्रोथ कर्व्स. We are going to study about the growth curves, which is the next subtopic in this unit. So shall we begin with studying growth curves? Let's begin. Now, growth curve, it is the pattern of increase in population. Okay, so increase in population is called as growth form or growth factor or growth pattern. ठीक है. ना ग्रोथ पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के ग्रोथ पैटर्न्स हमको बेसिकली दिखते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो चलिए दोनों ग्रोथ पैटर्न्स जो हैं हम डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ जे शेप्ड कर्व. इसको जे शेप भी कर्व बोलते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको जे शेप दिखता है. ये ऐसा जे का शेप दिखता है. हेंस इट इज कॉल्ड एज जे शेप्ड कर्व ऑल्सो. ठीक है. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न शोज ज्योमेट्रिक इंक्रीज अप टू अ सर्टन पॉइंट. ज्योमेट्रिक इंक्रीज मतलब 2 हैं, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है हमको. इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ. इसीलिए इसका नाम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है. फाइन. आफ्टर विच द ग्रोथ एब्रप्टली डिक्लाइंस. एक पॉइंट तक ग्रोथ जो है वो होते जाता है और उसके बाद में देखिए ये ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होते जाता है. द डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मतलब क्या? शॉर्टेज होने लगता है चीज़ों का और फिर एनवायरमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है इतना हाई ग्रोथ रेट, क्योंकि इनफाइनाइट तो ग्रोथ हो नहीं सकता कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कोई भी नेचुरल पॉपुलेशन में एक हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी होती है. हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी, अब हम इस बारे में बताते हैं. मैं इस बारे में आपको बताती हूँ. एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोड, कितना ऑर्गेनिजम्स, कितने हद तक नेचुरल हैबिटेट या एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को होल्ड कर सकता है, मतलब जगह दे सकता है या फिर उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है. इस लेवल के आगे ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट ग्रोथ कभी भी नहीं दिखा सकते हैं. क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर हम पर्टिकुलर हैबिटेट लें, उस हैबिटेट में फूड अवेलेबल है. ठीक है, जैसे लेट्स से एक ग्रासलैंड की हम बात की कि ग्रास अवेलेबल है. ठीक है, डियर की पॉपुलेशन है, क्योंकि ग्रास अवेलेबल है, बाकी सब चीज़ें कंड्यूसिव हैं. कंड्यूसिव का मैंने मतलब पिछले लेक्चर्स में बताया था, फेवरेबल होता है इसका मतलब. कंड्यूसिव है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है. डियर जो है वो प्रोलिफरेट कर रही है. ठीक है, मतलब डियर की पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी. एक पॉइंट के आगे जब इतनी सारी डियर हो जाएंगी कि वो टाइम ही नहीं दे रही हैं ग्रास को ग्रो करने के लिए, तो ग्रास की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी. जैसे ग्रास की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होगी तो जो डियर उस पर डिपेंडेंट है उनकी भी धीरे धीरे उनके भी नंबर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि ग्रास ही नहीं है तो डियर जो है वो धीरे 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 वीक होते जाएंगे और सर्वाइविंग डियर्स के नंबर कम रह जाएंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस. तो दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई. उसके आगे फर्दर कोई भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं दिखता, उसके आगे पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइन होते हुए दिखती है. ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं.
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह के इसमें आते हैं? इसमें आते हैं फूड, स्पेस, सीजन या फिर कोई भी और अदर नीड जो भी ऑर्गेनिज्म की रहती है, इसमें चेंज आ जाता है जिसके वजह से ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिजम्स की नहीं दिखती है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, सीजन का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सीजन के एग्जाम्पल में आपको मैं देती हूँ एग्जाम्पल मॉथ्स का। मॉथ्स आपको पता है, बटरफ्लाइज मॉथ्स। ठीक है, मॉथ्स का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मॉथ्स के एग जो हैं वो ये मॉथ्स जो हैं बेसिकली ये थोड़े स्लाइटली कोल्ड टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशंस में प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। तो इनके एग्स जो हैं ये बारिश शुरू होते के समय ही इस सीज़न, वैसे सम स्पीशीज आर सीन थ्रू आउट द ईयर, बट ओवरऑल अगर हम मॉथ्स के बारे में बात करें तो ये हमको बारिश के सीज़न में ज़्यादा दिखते हैं, बारिश से ठंड के सीज़न में हमको ज़्यादा दिखते हैं। जैसे गर्मी शुरू होती है इनके नंबर धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हमको नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जो हम ये कैरिंग कैपेसिटी और ये पीक बता रहे थे, इस पीक पे आके चीज़ें चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया? या तो फूड अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, या तो स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, या तो सीज़न फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो गए एंड देन द पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, such type of growth pattern is seen in, such type means हम exponential growth की बात कर रहे हैं। exponential growth pattern is seen in algal blooms। algal blooms मतलब पानी के ऊपर हरा हरा पूरा ब्लूम रहता है, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, हमने यूट्रोफिकेशन जब पढ़ा था तब देखा था। in case of some insects, so moth is an insect। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एनुअल प्लांट्स, यस ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनुअल प्लांट्स का, कि जैसे आपको पता है खरीफ और रबी क्रॉप होता है, राइट? तो ये क्रॉप्स जो हैं ये पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, राइट? तो इनमें क्या होता है कि एनुअल प्लांट्स जो रहते हैं वो साल में एक बार पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, देन दे डाई। तो जैसे हम गेहूँ लगाते हैं या हम चावल लगाते हैं तो पहले प्लांटलेट ग्रो करता है, फिर वो बड़ा प्लांट होता है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होके उसके दाने आते हैं, वीट के हों, राइस के हों। तो दे आर व्हाट इज द सीड, व्हाट आर दीज आर सीड्स। ठीक है, जो दाने हैं उसके वो क्या हैं? सीड्स हैं। तो सीड्स आर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो राइस का प्लांट है या व्हीट का प्लांट है वो मर जाता है, सीड्स प्रोड्यूस करता है एंड दैट प्लांट देन डाइज। वो पूरे सीजन आगे जिंदा नहीं रहता, इट डाइज। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड दिस इज अ टाइप ऑफ एनुअल प्लांट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, दे डाई आफ्टर दैट सीजन। तो जब उनका सीजन आता है उनकी ग्रोथ पीक पे दिखती है, और जैसे सीजन खत्म होता है दे डाई ऑफ, उनकी ग्रोथ एकदम जीरो हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इसके ना अलग अलग फेजेस हैं, आई विल टॉक अबाउट ईच ऑफ द फेज। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द लैग फेज। लैगिंग मतलब पीछे रहना। ठीक है, लैगिंग मतलब पीछे रहना। ठीक है, अब ये पीछे कौन सा पीछे है? टू लैग मतलब पीछे रहना, मतलब किसी चीज़ के पीछे नहीं, स्पीड वाइज पीछे रहना, स्लो रहना इसका मतलब। ठीक है, लैगिंग मतलब बीइंग स्लो। सो लैग फेज इज द इनिशियल ग्रोथ रेट विच इज स्लो, देखिए मैंने बताया था, एंड इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज मतलब, एक्सेलरेशन मतलब तेजी से आगे बढ़ना, पॉजिटिव मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लैग फेज इंक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, सो लैग फेज इज स्लो ग्रोथ रेट, इनिशियल ग्रोथ फेज, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव और एक्सेलरेशन फेज। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है ऑर्गेनिज्म का, जब नया हम ग्रोथ शुरू देखना करते हैं तब। नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द लॉग फेज। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? हमने अभी पहले भी देखा था, क्या होता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें चलती हैं, डबल 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 होते जाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज, इट इज़ कॉल्ड एज लॉग। ये वर्ड कहाँ से आया? लॉगरिदम से आया।
सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, अलग अलग नाम है। द लॉगरिथमिक ग्रोथ कंटिन्यूज अप टू अ पॉइंट कॉल्ड एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये देखिए यहाँ तक, इस पॉइंट तक देख रहे थे आप कि ग्रोथ जो है वो एकदम लॉगरिथमिक हो रही थी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फाइन, इस पॉइंट पे क्या होता है, देर इज समथिंग विच चेंजेस बिकॉज ऑफ विच जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो एक्सपोनेंशियल नहीं रह के, देखिए कर्व जो है वो चेंज हो जा रहा है। दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज क्रिएटेड ड्यू टू द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ये इस पॉइंट के आगे जिस रेट से ग्रोथ चल रहा था उस रेट से ग्रोथ नहीं चल के रेट जो है वो ग्रोथ का स्लो हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, हम जो कर्व हमको एक्सपोनेंशियली सीधा ग्रो होते हुए दिख रहा था वो सीधा एकदम ग्रोथ होते हुए नहीं दिख के उसमें हमको ये देखिए चेंज नज़र आने लग जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉग फेज। लॉग फेज तभी अचीव हो सकता है किसी भी ग्रोथ कर्व में जब एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, स्पेस एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इज देयर, ठीक है, जब बहुत अच्छे से फूड, स्पेस और सब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज रहते हैं तब हमको लॉग फेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फेज दैट इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, स्टेबल हो गया है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टॉप्स फ्रॉम द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द पॉपुलेशन रीचेज एन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमको ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो होते हुए दिख रही नहीं है, इसका मतलब क्या कि कोई नया इंडिविजुअल्स बॉर्न नहीं हो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इक्वल हो गई है, मतलब नेटैलिटी इज इक्वल टू मोर्टैलिटी, ठीक है, दोनों सेम हो गए तो पॉपुलेशन साइज सेम रहेगी ना, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज चेंज नहीं हो रही है। सो दैट इज नथिंग बट द स्टेशनरी फेज। दस द इंडिविजुअल नंबर कांस्टेंट रह जाता है इस पे, एंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय के। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट किससे रिप्रेजेंट होता है? के, एंड इट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इसके आगे नेचर जो है वो बढ़ने नहीं देती है ऑर्गेनिजम्स को, इस लेवल पे वो मेंटेन करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। इन सर्टन केसेस, बिफोर आई फिनिश आई विल टेल यू, इन सर्टन केसेस जैसे बैक्टीरिया वगैरह की अगर हम एग्जाम्पल लें ऑर्गेनिज्म की, तो इनके केस में फर्दर एक फेज दिखती है, आई जस्ट गो बैक, ये स्टेशनरी फेज के बाद जहाँ डेथ फेज आती है, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होने लगता है, पर ये हमको जनरली बड़े ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखता है, ये हमको बैक्टीरियल वगैरह इसमें इसलिए दिखता है क्योंकि हम बैक्टीरियल को एक कल्चर मीडियम ब्रॉथ में ग्रो करते हैं। ये ऐसा आपका फ्लास्क है जिसमें आपने ग्रो किया है, तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले रहते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए एक पॉइंट के आगे स्टेशनरी नहीं रह के क्या हो जाता है, डेथ रेट इसमें दिखने लग जाती है। पर नेचुरल पॉपुलेशन बाकी ऑर्गेनिज्म की, जिन बड़े ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तब उनमें ऐसे नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता है, हर चीज़ खुद को रिसाइकल करती है, एंड अगेन थिंग्स आर मेड अवेलेबल, सो स्टेशनरी फेज इज स्टेबली मेंटेन्ड. So that is all about the growth curves we had to study. If you have any doubts and any queries, as I said, आप मुझे कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, या यू कैन लॉग ऑन टू माई ब्लॉग एंड थ्रू द डिस्कशन फोरम और कमेंट सेक्शन यू कैन डिस्कस, और या फिर इस वीडियो से अटैच जो डिस्कशन फोरम और कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स और क्वेरीज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं. I am looking forward to hear from your side. If you have any problems, please feel free to contact me. Thank you.